जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका साथी गोपाल सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। चुनावी यात्रा, चुनावी सियासी घमासान और उन सारे घमासान के बीच एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जो कभी सरकारी शिक्षक हुआ करती थी। 13 वर्ष की सरकारी नौकरी करने के बावजूद एक बड़ा फैसला लिया और अपने समाज को एक उच्च शिक्षा और उच्च दिशा देने के लिए अपनी सरकारी नौकरी को भी दांव पर लगा दिया। उसके बाद बहुत ही लंबे समय तक अपने कैरियर की परवाह किए बगैर अपनी समाज की चिंता की और हमेशा अपनी समाज के बारे में एक अच्छी सोच रखी और समाज को किस प्रकार से इस गुलामी की सोच से बाहर निकाला जाए और समाज को किस प्रकार से एक विकास की ओर, एक उच्च समाज की ओर ले जाया जाए और अपने समाज का उत्थान कैसे किया जाए। ये तमाम चीज़ें इन्होंने अपने जीवन के अंदर की और अब ये धीरे धीरे कार्य करते करते अभी ऐसे मोड़ पर पहुंच गए कि अब कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात अपने मन के अंदर ठान ली कि अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्य में कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राजनीतिक कार्य में कोई भी व्यक्ति कदम नहीं रखता है तब तक शायद उनकी वो काम या वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती जो वो अपने जीवन के अंदर करना चाहते हैं। ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ हैं ताराराम जी मेहना। ये नाम अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ा ही संगठन है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात आप जब इनके खुद के मुंह से सुनेंगे, इनके जो जीवन के संघर्ष हैं उनको आप सुनेंगे तो स्वयं आप कहेंगे कि वाकई जो आप शब्द बोल रहे हैं कहीं उससे ज़्यादा ये इन लोगों ने अपनी भूमिका है वो निभाई है। अब बिना देरी किए हुए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ ताराराम जी मेहना के साथ और उनसे हर बात पर चर्चा करेंगे और उनके हर जीवन के पहलू को जानेंगे, क्यों इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और क्या वजह रही कि समाज सेवा करते करते एक राजनीतिक का फैसला ले लिया। तो सबसे पहले तो ताराराम जी आपका हमारे मरुभूमि न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। ताराराम जी, ऐसी क्या समस्या आ गई कि आप एक शिक्षक की नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी नौकरी थी, लोग वैसे तो कहते हैं कि शिक्षक की नौकरी सबसे बढ़िया होती है, उसमें आधे दिन की ड्यूटी होती है और फिर उसके बाद आदमी अपने घर चला जाता है, परिवार और बच्चों के साथ में रहता है और जब 60 साल की एज हो जाती है तो उसकी फिर जब नौकरी पूरी होने के बाद में घर बैठे पेंशन आराम से खाता है और अपने जीवन का गुजारा चल जाता है। फिर आपको ऐसी क्या समस्या आई या फिर ऐसा क्या लगा कि अपने को अब ये नौकरी नहीं करनी चाहिए, ऐसी क्या वजह रही उसके पीछे? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मैंने नौकरी छोड़ी, लेकिन नौकरी क्यों छोड़ी और ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। हाँ। मैं शुरू से ही जहाँ जिस घर में पैदा हुआ वो घर हमारा थोड़ा स्वाभिमानी रहा। मैं स्वाभिमानी परिवार में पैदा होने की वजह से मुझे स्वाभिमान बचपन से ही पिता माता से या परिवार के सदस्यों से मिला। तो मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो 9th क्लास में, उस समय से ही मेरे जीवन का एक संघर्ष कहते हैं शुरू हो गया था। तो वहाँ पर हमारे साथ में कुछ इस प्रकार की वारदात हुई जिसकी वजह से मुझे सेणदरी का स्कूल छोड़ करके मुझे बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, बाड़मेर जाना पड़ा। और बाड़मेर जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो सेणदरी में ये इस प्रकार अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत भेदभाव होता है, तो वहाँ शहर है, वहाँ नहीं होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद में भी देखा कि इस जाति व्यवस्था की वजह से वहाँ भी बहुत कुछ प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ रही। तो मैं 10th क्लास में वहाँ जाके एडमिशन लिया। उसके बाद में वहाँ भी संघर्ष मेरा जारी रहा। हाँ। शुरू से ही रहा है कि अगर मैं किसी के साथ में अत्याचार होते हुए देख नहीं सकता।
और शायद यही वजह रही मेरी कि मेरा संघर्ष आगे बढ़ता गया। मैंने ट्रेनिंग की, फिर टीचर बन गया। टीचर बनने के बाद मेरा जॉब लग गया। मैंने तिलवाड़ा जो बोरावास है वहाँ पर ज्वाइन किया संस्कृत शिक्षा विभाग में, और काफ़ी अच्छा कुछ सब कुछ ठीक चल रहा था। एक सोशल मूवमेंट के तौर पे मैं छोटा छोटा काम कर रहा था। उस समय मैं एक कास्ट तक, जाति तक ही सीमित था। लेकिन बाद में आगे चल कर के मुझे पता चला कि एक मेरी ही जाति नहीं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो इस असमानतावादी व्यवस्था की पीड़ा या दंश को झेल रही है। तो मैंने धीरे धीरे उन लोगों की तरफ जाना शुरू किया, उनसे मिलना शुरू किया। तो पता चला कि इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी एक शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने हमेशा, चूँकि मेरा चरित्र रहा है, इसलिए उन लोगों के लिए हमेशा मैं लड़ाई के लिए खड़ा रहा। और ये लड़ाई लड़ते 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 यहाँ तक पहुँच गई कि मैं सर्विस में रहते हुए जब ये संघर्ष जारी रखा और समाज में अवेयरनेस लाने का, समाज को किस प्रकार से देश की मुख्य धारा में लाना, उसके लिए जब मैंने ये काम शुरू किया तो कुछ लगा होगा, कुछ लोगों को या सरकारों को ऐसा लगा होगा कि अब ये जो है हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तो उन्होंने मेरा बिना कारण के ट्रांसफ़र यहाँ से बाड़मेर से मेरा सत्तो कर दिया, दोहटों की ढाणी जो म्याजलार के पास में है, वहाँ कर दिया। तो उनका उद्देश्य यही था कि एक ऐसी जगह इसको डाल दिया जाए जहाँ से ये कभी फील्ड में ना जा सके या समाज में ना जा सके। और उस समय मेरे बाड़मेर ज़िले की 52 स्कूलें जो है वो डेपुटेशन पर थी। तो मैंने सोचा कि अगर स्टाफ की वहाँ कमी है तो कमी तो बाड़मेर में भी है, लेकिन मुझे वहाँ मुझे भेजने के लिए भी आदमी डेपुटेशन पे आया। तब मैंने सोचा, मैंने कहा ये पनिशमेंट है, ये कोई नौकरी या ट्रांसफ़र नहीं। ट्रांसफ़र तो खैर सर्विस का हिस्सा होता है, लेकिन मैं समझ गया कि ये सर्विस के दौरान ट्रांसफ़र नहीं है, ये मेरे काम को रोकने के लिए है। तो मैं वहाँ गया, ज्वाइन किया, 10-15 दिन मैंने नौकरी की। उसके बाद में फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया और 15-1.5 महीने की छुट्टी हो गई। छुट्टी गुजरने के बाद में मैं 1 जुलाई को वहाँ गया और जाके मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसी वर्ष? हाँ, उसी वर्ष मैंने रिज़ाइन कर दिया। वहाँ सिर्फ मैंने 15 दिन ही नौकरी की, उसके बाद छुट्टियाँ हो गई थी। छुट्टियाँ होने के बाद में फिर मैंने वहाँ 1 तारीख को फिर पुनः गया और 1 जुलाई को स्कूल खुलते ही मैंने रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देने का मूल कारण यही था कि मुझे सोशल वर्क करना था, मेरे समाज के लिए जो है संघर्ष करना था। क्योंकि भावना कहीं ना कहीं है, वो बचपन से आपके अंदर जागृत थी कि समाज के लिए काम करें, और फिर सोशल में जब ये अपने साथ ही उत्पीड़न होने लग गया तो कहीं ना कहीं ये एक भावना तो हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही अगर दब के रह जाऊंगा, अगर मैं खुद भी डर के रह जाऊंगा तो फिर मैं समाज को क्या ऊपर उठा पाऊंगा या समाज में क्या एक तरह से ताकत निर्माण कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने कहा मुझे खुद इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। तो मैंने फिर सर्विस को रिज़ाइन किया और अपने सामाजिक कार्य को जारी रखा। लगातार सामाजिक कार्य कर ही रहे थे देश भर में। मैं देश के बाहर भी गया, देश के बाहर भी मेरे फॉलोवर हैं। पता जा रहा कि आप लगभग आपका 58 देशों के अंदर है जो नेटवर्क। आप 58 कंट्री के अंदर मेरे फॉलोवर हैं जी। और देश के तो हर कोने कोने में, पूरे सभी राज्यों के लगभग सभी ज़िलों में और सभी तहसीलों में हमारा नेटवर्क है वैचारिक तौर से देखा जाए तो ये एक संघर्ष की कहानी थी। मगर इतने लंबे संघर्ष के अंदर भी जब समस्याओं का समाधान होता हुआ नहीं दिखा तो हमने समस्याओं को, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहूँ कि किसान आंदोलन एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ जो शायद भारत ही नहीं विश्व में भी एक अपने इतिहास रचा गया। 13 महीने और 700-750 किसानों का एक तरह से कहा जाए तो शहीदी, ठीक है ना। तो उसको देखा हमने, तो जो शुरू ही हुआ था उस समय मैंने सोचा कि भाई ये किसान आंदोलन है, ये कुछ सक्षम लोग हैं और ये कुछ कर सकते हैं। तो मैंने फैसला किया, मैं किसान आंदोलन में गया। वहाँ जाकर के मैंने करीबन 1.5-2 महीने तक उनके बीच में रहा, सारे बॉर्डर पे गया। जाकर के मैंने उनको सही रास्ता बताया कि भाई आपका आंदोलन सफल कैसे होगा। अगर आप किसान लड़ोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश के अंदर समस्याओं का समाधान जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि सारे लोग अलग अलग लड़ते हैं। कर्मचारी अलग लड़ते हैं तो कर्मचारियों में पटवारी अलग लड़ते हैं, ग्राम सेवक अलग लड़ते हैं। ऐसे हर क्लर्कों की समस्या है तो वही लड़ेंगे अपने अपने फील्ड के अनुसार, अपने उसके अनुसार, जबकि सबकी समस्याएं कॉमन है लेकिन मिलकर नहीं लड़ते।
तो मजदूर है, किसान है, उनकी भी समस्याएं, लेकिन साथ में मिलकर नहीं लड़ते। तो हमने उनको कहा कि भाई ये आंदोलन जो है किसान आंदोलन, ये किसानों का नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अन्नदाता का नहीं होना चाहिए, अन्न खाता का आंदोलन होना चाहिए। तो वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमने बना दिया। राष्ट्रव्यापी, मैं जहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पे था वहाँ करीबन 29 राज्यों के लोगों को हमने पार्टिसिपेट करवाया, जो हमारा नेटवर्क था उसके आधार पर। तो वो आंदोलन आखिर में सफल हुआ। और उसमें ठीक है, कुछ बातें हैं कि भाई आज भी उनको कोई वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमने उसको एक संवैधानिक आंदोलन बनाया कि भारत के अंदर जितने भी अधिकार हैं वो संविधान के अंदर है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सबको उसमें अधिकार है, समानता का अधिकार है। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर क्यों लोगों के साथ में ऐसा होता है, इस बात को लेकर के जब हमने 4-5 साल से इसके ऊपर गहर मंथन और चिंतन किया, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि कहीं न कहीं हमारी राजनीति में पहल की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जो करने वाले लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं हम कह सकते हैं, वे लोग अंदर हमारे अधिकारों को काटते रहते हैं, क्योंकि अंदर बोलने वाला कोई है नहीं। रही बात ये कि अंदर बोलने के लिए है नहीं, अगर मैं ये कहता हूँ तो बोलने के लिए तो 543 को भेजते हैं हम संसद के अंदर। 543 तो जीत कर जाते हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लोग भी जाते हैं, हर वर्ग के होते हैं, हर वर्ग के, किसानों के बेटे भी चुनकर जाते हैं, SC ST के भी 131 चुनकर जाते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ये लोग इतनी संख्या में होने के बावजूद भी वहाँ पर क्यों नहीं हमारे अधिकारों को बचा पा रहे, या क्यों नहीं जनता के दुख दर्द को समझ पा रहे, या उसकी आवाज़ उठा पा रहे, तो नतीजा ये आया कि वे लोग टिकट के ऊपर चुनकर जाते हैं, टिकट की वजह से चुनकर जाते हैं। तो जिनको टिकट दिया जाता है, जो पार्टी टिकट देती है, वो उनका मुंह पहले बंद कर देती है कि तुम्हें पार्टी के दिशा निर्देश में काम करना है, पार्टी के दिशा निर्देश से बाहर जाकर कुछ नहीं करना, और अगर करोगे तो आप पार्टी से निष्कासित कर दिए जाओगे और आपको जो है दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। अब निष्कासन की इतनी धमकी है कि जैसे कोई आदमी को जेल में डाला जाए ना, तब भी उसको इतना डर नहीं लगता, इतना एक आदमी नेता को लगता है कि पार्टी से बाहर चला जाऊंगा तो क्या होगा। तो पार्टी से बाहर निकालने के डर की वजह से वो बोल नहीं पाते। जब वो बोल नहीं पाते हैं तो फिर जनता की बात कैसे करेंगे, ठीक है ना। आज हम देख रहे हैं कि मुझे बाड़मेर ज़िले की बात करें तो बाड़मेर ज़िले के, मैं बहुत समय से पहले शायद कोई 1-2 रहा होगा जिसकी आवाज़ मैंने पार्लियामेंट में सुनी। मेरे कानों ने शायद बिधि चंद जी की आवाज़ सुनी थी, उसके बाद में किसी सांसद की मैंने लोकसभा में आवाज़ नहीं सुनी। तो आज दिन तक जो चुनकर जाते हैं वो जनता में भी नहीं आते और वहाँ भी नहीं बोलते। तो आखिर इसकी वजह क्या? तो वजह हमने जानी कि ये राजनीतिक पार्टियों के टिकट की बदौलत वो लोग मजबूर हैं, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। उनके गले में पार्टियों का पट्टा होता है और मुंह पर लेबल होता है कि तुम्हें नहीं बोलना है तो नहीं बोलना। जितना भी अत्याचार अन्याय होता है उसके खिलाफ आज तक कोई नहीं बोल रहा। इसलिए हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसे लोगों को जाना चाहिए। तो मैंने अपील डाली पूरे देश के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सभी सामाजिक संगठन और उनके मुखियों को भी मैंने एक मेरी तरफ से मतलब सलाह दी कि भाई हमें इलेक्शन फाइट करके पार्लियामेंट के अंदर घुसना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो असली लड़ाई तो वहाँ है, पार्लियामेंट के अंदर है। यहाँ जो लड़ाई है वो तो हमारी लड़ाई ठीक है, हम लड़ते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद में फिर उस लड़ाई के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशासन है, ठीक है, न्यायपालिका, कोर्ट है, पुलिस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी लड़ाई को सफल नहीं होने देती है। लेकिन वास्तविक लड़ाई जो है पार्लियामेंट में लड़ी जाती है। तो पार्लियामेंट में जब तक सही लोग नहीं जाएंगे, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, जन हितैषी लोग नहीं जाएंगे, जन प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, जन सेवक नहीं जाएंगे, सिर्फ राजनेता जाएंगे, तो राजनेताओं का उद्देश्य होता है राज करना। और भारत के अंदर एक बहुत ही दुर्भाग्य और विडंबना रही है कि देश के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से राजनेता पैदा हुए हैं, जन सेवक या जन प्रतिनिधि पैदा नहीं हुए। वो पार्टियों के प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे। सिर्फ 15 दिन जनता के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पैर छूते हैं, उनके पता नहीं कौन से देवी देवताओं का सबका वो जय बोलते हैं, और उनको थोड़ा सा इमोशनली करके 15 दिन के अंदर उनसे वोट हासिल करके उसके बाद जब पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो वो ना तो वहाँ जाके उनकी बात करते हैं, ना उनके बीच में आके उनका दुख दर्द जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था राजनीति का, कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो मंचों पर से भी कहा है
कि मैं कभी राजनीति नहीं करूँगा या राजनीति में नहीं जाऊँगा, लेकिन जब मुझे ये भी समझ में आया कि जनता की आवाज़ उठाना राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब है कि एक सोशल मूवमेंट के आदमी को अगर वो किसी राजनीतिक दल में जाता है या राजनीतिक दल बनाता है तो वो राजनीति में गया मानता हूं मैं उसको। अगर वो इंडिपेंडेंट और एक जनता का सच्चा प्रतिनिधि बनकर या जनता का उम्मीदवार बनकर अगर वो चुनाव लड़ता है तो वो राजनीति में नहीं मानता, क्योंकि राजनीति जो शब्द है उसमें आप दो ही अर्थ निकाल सकते हैं, तीसरा कोई अर्थ उसमें निकलता नहीं। एक अर्थ ये निकलता है कि राजनीति यानी कि राज करने की नीति, राज करने की नीति। और दूसरा शब्द अर्थ जो निकलता है वो निकलता है राजनीति का मतलब छुपी हुई नीति, राज का मतलब रहस्य, राज। तो ये रहस्य भरी नीति है। इसलिए अक्सर ये होता है कि जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं, क्योंकि वो उनकी जो छुपी हुई नीति है वो बोलते नहीं है, यानी वो रहस्य नीति, रहस्य रहता है। तो ये राजनीति है। हमने राजनीति में प्रवेश नहीं किया है, हमने एक जन सेवा में प्रवेश किया है। अभी तक हम समाज सुधारक थे, ठीक है, और समाज के लिए काम कर रहे थे, और अब हम लोग समाज की लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जाके लड़ना चाहते हैं। ये हमारी है। अब वो तो जनता जनार्दन है, भेजेगी तो ठीक, ना भेजेगी तो बाहर की लड़ाई तो चल ही रही है, लड़ ही रहे हैं। लेकिन अगर मौका दिया जनता ने तो हम उनकी निश्चित तौर पे अंदर जाके लड़ाई लड़ेंगे। जो भी उनके अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, या फिर कहा जाए ना कि अधिकारों को ख़त्म करने की बात हम करें, तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, ऐसा कहते हैं, ठीक है, और देश के संविधान को भी लागू हुए लगभग 74 साल पूरे हो गए। अब इस 74-75 साल का जो हमारा देश में समय है, इस समय में दुनिया के देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज जैसे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, किसी ज़माने में ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसा भी होता होगा। अभी आप 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे की फिल्में जो है वो अपलोड कर देते हो जाती है, सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, दुनिया ने किया, दुनिया के लोगों ने किया, ठीक है ना। लेकिन भारत के अंदर एक बड़ी मतलब गंभीरता वाली बात यह है कि आज भी भारत का नागरिक जो राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए वो 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा, यानी 5 किलो गेहूं के ऊपर वो मोहताज है, ठीक है ना, 5 किलो गेहूं का भी मोहताज है। तो ये 75 साल का हमारा विकास गया कहाँ। तो 75 साल तक इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, 60 साल तक, 15 साल बीजेपी का हो गया। तो 15 साल बीजेपी और 60 साल का उनका हुआ। उसके अंदर हम राजनीतिक पार्टियों से वो नहीं करते, लेकिन हम लोग बताना जरूर चाहेंगे आपके माध्यम से कि भाई अगर विकास करना था तो इससे बड़ा अवसर आपको क्या चाहिए था। जब दुनिया कहाँ से 15-20 साल पहले चाइना की क्या स्थिति थी, चाइना भूखमरी की कगार पर था, यहाँ तक कि लोग आपस में एक दूसरे को काट कर खाने को तैयार हो गए। इतनी आबादी बढ़ चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। आज पूरे चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में क्यों फैल गया। जिस आदमी के आज हम बैठे हैं चाइना के बिना नहीं चल सकता, ठीक है ना, हर आदमी की जेब में चाइना, ठीक है। तो वही चाइना 25 साल में इतनी प्रोग्रेस कर सकता है, 20 साल में इतनी प्रोग्रेस कर सकता है कि वर्ल्ड पर छा जाता है। तो क्या हमारा देश 75 साल में ऐसा नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन शायद कहीं न कहीं मुझे लगता है नीयत में खोट थी। जिन लोगों के हाथ में देश था उन लोगों की नीयत में खोट थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारा राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्र की तरह विकास करे। इसलिए 75 साल में जो समाज प्रतिदिन किसी न किसी को 2 किलो अनाज देता था, किसी न किसी को देता था, ठीक है, वो आज 5। अगर भारत की बात करें तो भारत के लोगों की और ऋषि मुनियों की कहें या फिर अपने पूर्वजों की बात करें तो हमेशा उनका यही रहा कि उन्होंने कभी भी दान किया है, ना कि लिया है। तो वो देते थे। लेकिन आज देश का नागरिक, और वो खुद बड़े गर्व से कहते हैं, एक पार्टी के लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त का अनाज राशन दे रहे हैं, ठीक है। ये 2-5 साल पहले की बात है। तो अब तो 5 साल और हो गया, तो अब तो वो शायद फ्री वाले गेहूं की संख्या बढ़ करके 1 करोड़ से अब अरब से बाहर हो गई होगी। तो जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो और उसका 1 से 1.25 करोड़ आबादी 5 किलो गेहूं के लिए मोहताज हो, तो वो राष्ट्र कैसे बन सकता है, वो विकास कैसे कर सकता है।
इस देश के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों का विकास हुआ, कुछ चुनिंदा घरानों का विकास हुआ, चाहे वो राजनीति में हुआ तो भी चुनिंदा परिवार ही है, और वे के वे परिवार आगे बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में सबका नंबर आना चाहिए, लेकिन सबका नंबर न आकर के कुछ व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष, जाति का भी नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि जाति का भी, जातियाँ तो बहुत सारी है, वो सब दुखी हैं, लेकिन कुछ परिवारों को ही राजनीति में प्रमोट किया जाता है। और उसी प्रकार से जो आर्थिक रूप से बात है, उसके अंदर बहुत सारा अंतर आ गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 39, 48, 38 और 39 में लिखा है कि भाई आर्थिक असमानता जो है, ये जो बहुत ही आय की समानता जरूरी है। अब ये अगर असमानता बढ़ जाएगी तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी, ये उन्होंने लिखा। तो कोई भी व्यक्ति है उसके बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए। अब एक बात है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पूंजीपति हैं, वो चाहें तो इस देश को 1-2 बार खरीद सकते हैं। इतनी मतलब उनकी विदेशों में प्रॉपर्टी, इतना उनका इन्वेस्टमेंट, इतना सब कुछ है। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आखिर उनके पास जो धन है वो किसका है तो भारत देश का ना। तो भारत देश का धन संपत्ति जब एक जगह चली जाती है तो बाकी लोग तो उसके वंचित हो ही जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि 100 बीघा ज़मीन है, एक भाई, अगर 4 भाई हैं, एक भाई उनमें से है वो 99 बीघे पे कब्जा कर ले, ठीक है, तो 1 बीघे में 3 भाई तो लड़ेंगे ना। यही स्थिति हमारे देश की है कि पूंजीपतियों की वजह से ये देश जो है बिल्कुल ही एकदम गरीब हो चुका है, और जो गरीब है और ज़्यादा गरीब और मोहताज और लाचार होता जा रहा है। ये बहुत ही एक दर्द भरी बात है। तो 75 साल में जिन पार्टियों ने इस देश को ऊपर उठाने की बजाय 5 किलो गेहूं के लिए मोहताज कर दिया, वो लोग आगे क्या इस देश का हाल करेंगे। इसके लिए हम लोगों को मजबूर होकर के इसमें ये एंट्री करनी पड़ी है कि कहीं ऐसा हो कि देश के अंदर 25-50 लोग भी इस प्रकार के लोग चुन कर के जाएं और वहाँ जाकर के ये आवाज़ उठाएं, जनता की आवाज़ उठाएं, जनता के सच्चे प्रतिनिधि बन कर के जाएं, जनता के दर्द को समझें, जनता के अधिकारों को बचाने की बात करें। अधिकारों में हम बात करें तो क्या अधिकार है? मैं कह रहा हूँ कि सिंपली कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं देना है, बस 3 चीज़ दे दो। ये देश के अंदर कोई भिखारी नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई 5 किलो गेहूं का मोहताज नहीं होगा, किसी को आपको आवास देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को शौचालय देने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 चीज़ कौन सी है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार।